जय हिंद सभी को। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने क्लास मार्च का जो करंट अफेयर छूटा हुआ है उसको पूरा करते हैं। मुश्किल से आपका एक दो वीडियो में, दो वीडियो या तीन वीडियो में वो पूरा हो जाएगा। अगर बड़ा वीडियो बना दे तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन आप लोग परेशान ना होइएगा। मार्च का हम पूरा करंट अफेयर्स पूरा कराएंगे। और जो लोग जानते हैं वो लोग तो हमें जानते ही होंगे कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग निश्चित रूप से मानिएगा, अगली आने वाली जितनी भी परीक्षा होंगी, चाहे वो आपकी केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, डिफेंस की हो, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, कोई भी परीक्षा हो, सब में ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बस बाद में ये होगा पछताना। तो आप लोग मोस्टली लोग क्या कर रहे हो, मोस्टली लोग, कुछ लोग तो पूरा पूरा वीडियो बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। काफी लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट ले करके फोटो भी भेजे हैं, और काफी लोगों ने हमें अपने नोट्स की फोटो खींच करके भेजी हैं। बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हो आप लोग। चलिए, आप लोगों का कोई भी स्टडी बीच में डिलेटेड नहीं हो रहा है, सारी चीजें कंटिन्यू चल रही। मार्च, इसके बाद अप्रैल, अप्रैल में भी आएंगे जल्दी। चलिए मार्च को कंप्लीट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहले क्वेश्चन से पहले आप लोग एक काम करिएगा, पिछला जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो के लास्ट में आप जब जाओगे तो लास्ट पे जाते समय आपको एक लिंक मिलेगा। वहां पर लिंक मिलने पर वहां लिंक भी देख सकते हो, या आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगा लिंक। स्क्रीन पर लिंक एक आएगा और उसमें लिखा होगा कि बदले गए जगहों के बदले गए नाम और जीआई टैग के बारे में। तो पिछले वीडियो जरूर देख लीजिएगा जगहों के बदले गए नाम के बारे में। जो पॉइंट वहां रह गए थे वो पॉइंट हम यहाँ पर करा रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। मुंबई सेंट्रल स्टेशन, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया, बताइएगा। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदल कर क्या किया गया? तो इसका नाम बदल करके किया गया नाना शंकर सेठ के नाम पर। नाना शंकर सेठ के नाम पर, नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इनका नाम तो कभी सुना ही नहीं। तो हम आपको बता दें, भारत में जब रेलवे का प्रारंभ हुआ, भारत में जब रेलवे आया, तो भारत में जब रेलवे का प्रारंभ कराया गया, तो भारत में रेलवे के प्रारंभ होने पर, यानी भारत में रेलवे के लाने पर, भारत में रेलवे का कार्य प्रारंभ कराने पर, महाराष्ट्र में आपने पढ़ा था सबसे पहले, आपने पढ़ रखा है कि महाराष्ट्र में ही सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई, लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में। सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ा चुके हैं, आप सबको पता भी है। तो उसमें जो वहां पर ट्रेन सेवा प्रारंभ हुई थी, उनमें उसमें इनका प्रमुख योगदान था, लेकिन इनको कोई जान नहीं रहा था, क्योंकि बीच में कुछ लोग या कुछ ऐसे प्रावधान आते गए कि जो मुख्य रूप से कार्यकर्ता धर्ता थे, भारतीय राजनीति के इतिहास में बदलाव लाने वाले लोग, वो दब गए। और जो लोग एक तरीके से अपने पब्लिसिटी के लिए परेशान थे, वो लोग हाईलाइट हो गए। और इन जैसे महान लोग जाने जिन्होंने कार्य किए, वो सभी लोग दबते चले गए। अभी मॉडर्न हिस्ट्री में इनके संबंध में भी बात करेंगे। तो नाना शंकर सेठ के नाम पर इसीलिए इनका नाम, इसका नाम बदल करके रख दिया गया मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम। यहां से एक क्वेश्चन और आपसे महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है। महाराष्ट्र से दूसरा पॉइंट आपसे, महाराष्ट्र में एक आपकी जगह पड़ती है औरंगाबाद। औरंगाबाद से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल करके अभी किसके नाम पर रख दिया गया? औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया? अगर जानते हैं तो कमेंट करिएगा। ये रखा गया छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट। तो इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया? तो ये संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया। संभाजी कौन थे? इतिहास में बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया। संभाजी आपके शिवाजी के पुत्र थे, छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे, और इनके नाम पर औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है।
इसके बाद जैसे कि औरंगाबाद से आपसे पूछा जा सकता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, इतिहास का क्वेश्चन है। बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद में ही आपका औरंगजेब के नाम पर इसका नाम औरंगाबाद रखा गया था। तो ये सारी चीजें वहां से देखी जाती हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है, तो ताजमहल की फूहड़ नकल भी किसे कहा जाता है, औरंगाबाद में बना हुए बीबी के मकबरे को, जो कि औरंगजेब की बीवी की याद में उसने बनवाया था। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको पिछले टर्न में लिखाया था कि जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया, तो ये रखा गया महाराजा हरि सिंह के नाम पर। महाराजा हरि सिंह के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम बदल करके रख दिया गया। महाराजा हरि सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। महाराजा हरि सिंह ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में विलय कराया था जम्मू कश्मीर रियासत का। जम्मू कश्मीर रियासत का विलय महाराजा हरि सिंह के माध्यम से हुआ था। इसके बारे में पूरी स्टोरी हमने बताई थी जब हम पढ़ा रहे थे आपको अनुच्छेद 370 और 35A के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने 370 और 35A को बहुत डिस्क्राइब करके पढ़ा था। वहाँ पर हरि सिंह का बहुत बड़ा योगदान था और इनके बारे में हमने आपको पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ाया कि जब पाकिस्तान सेना ने आक्रमण किया तो ये पूरी तरीके से विचलित हो चुके थे, और विचलित हो जाने के बाद ये कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि 3 रियासतें थीं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, जिनका विलय अंतिम रूप से नहीं हो पाया था। लेकिन हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस कार्रवाई से मिला दिया था। जूनागढ़ अपने सहमति से यानी जनमत संग्रह से मिल गया। जूनागढ़ आपका गुजरात का था और रियासत थी। हैदराबाद जो कि आज भी हैदराबाद के नाम से जाना जाता है, और जम्मू जो तीसरी रियासत थी ये महाराजा हरि सिंह के अधीन आती थी, और इसका विलय भी अंतिम रूप से जवाहरलाल नेहरू द्वारा करवाया गया था और ये विलय पत्र के माध्यम से हुआ था। हालांकि विलय पत्र की शर्तें स्पष्ट न होने के कारण ये आज भी विवाद का विषय बना हुआ था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से मामला सुलझ चुका है। अब इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया, तो महाराजा हरि सिंह। जम्मू से हम लोग और भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जैसे पिछले वीडियो पे जब आप जाओगे तो बहुत सारे इस तरीके क्वेश्चन मिलेंगे कि चेनानी नासरी सुरंग भी पाई जाती है यहाँ पर। चेनानी नासरी सुरंग पाई जाती है। चेनानी नासरी सुरंग, इसकी लंबाई के बारे में भी हमने बताया था 9.28 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग भी है। यहाँ से कई क्वेश्चन पिछले वीडियो में जब आप जाओगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया, तो इसका नाम बदल करके रखा गया था पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। इसके बाद हमने आपको बताया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर ही एक पुरस्कार भी अभी शुरू हुआ था। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था, ये भी आप पढ़ चुके हो। ये असम के मुख्यमंत्री को दिया गया था। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और इनको इस बार का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर ही एक जगह का नाम और बदला गया था और इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो हमने बताया था पश्चिम बंगाल के कोलकाता बंदरगाह का नाम भी बदल करके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग नोट कर लेते हैं, इसके बाद पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने, इसके अध्यक्ष कौन बने। अभी तक बीसीसीआई चयन समिति में 3 लोग थे, लेकिन अब वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कुल अध्यक्ष सहित 5 सदस्य हैं।
तो इसमें अभी हाल ही में अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसमें पूर्व क्रिकेटर सुनील जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। सुनील जोशी। अब 5 सदस्य हैं, अगर आप लिखना चाहो तो पांचों सदस्य का नाम लिख सकते हो। ये अध्यक्ष के पद पर हैं, 4 और सदस्य हैं, यानी कुल मिला के कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हो, दूसरे सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई है हरविंदर सिंह की। इसके बाद तीसरे नाम को ले सकते हैं आप, इनका नाम है मदन लाल। चौथे हैं आरपी सिंह। और पांचवें हैं, इसमें पांचवें के रूप में लिख सकते हैं आप सुलक्षणा नायक। तो ये 5 हैं, इनमें ये 3 पहले थे, ये 2 नई नियुक्तियां हुई हैं, अध्यक्ष के रूप में सुनील जोशी की और सदस्य के रूप में अरविंदर सिंह की। तो कुल इस समिति में, यानी इस चयन समिति में कुल कितने सदस्य हो गए, तो नोट कर लीजिएगा, इसमें 5 सदस्य हो गए। अगली बात आती है कि बीसीसीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बीसीसीआई के बारे में हम आपको कई बार बता चुके। पहली बात तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और मुंबई में भी अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है, इस वानखेड़े स्टेडियम में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, काफी फेमस स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसके बाद जैसे कि अगली बात आपसे पूछी जा सकती है, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, मोस्टली आप लोग जानते हो, फिर भी हम आपको बता दें इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली बात, जैसे बीसीसीआई के संबंध में आपसे पूछी जा सकती है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में इस समय कौन कार्य कर रहा है, तो सबको मालूम है सौरव गांगुली। ये अध्यक्ष के रूप में किस नंबर के हैं, तो ये 39वें नंबर के हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बीसीसीआई के अभी चेयरमैन बदल गए हैं, बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है इस समय, बताइएगा आंसर बताइए। बीसीसीआई के चेयरमैन इस समय कौन है, या बीसीसीआई के सचिव इस समय कौन है, तो इनका नाम है जयेश शाह। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन है, बता चुके, कमेंट में करिएगा, अब नहीं बताएंगे। बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन है बताइएगा, ये कमेंट बॉक्स पे आपको बताना होगा, बीसीसीआई के लोकपाल कौन है। इसके बाद अगली बात आप बताइएगा बीसीसीआई के सीईओ कौन है, ये भी कमेंट में बताइएगा। अब अगली बात कर लेते हैं, बीसीसीआई पुरस्कार कौन कौन से देती है, तो हमने अभी आपको लास्ट टर्न ऑफलाइन क्लास में बताया था, बीसीसीआई के माध्यम से 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, जो कि काफी बार पेपरों में भी आपके हाईलाइट रहते हैं। जिसमें पुरस्कार में पहला पुरस्कार आप मान सकते हैं पाली उमरीगर पुरस्कार, ये किसे दिया गया। और एक दूसरा पुरस्कार जो आपको याद रखना है, ये है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। और पहला है पाली उमरीगर पुरस्कार। पाली उमरीगर आपकी परीक्षा में भी आ चुका है, ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को। उसी जगह अगर आपसे सीके नायडू के बारे में पूछा जाए तो सीके नायडू पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया, इनमें से पहला नाम आप याद रख सकते हैं, ये पुरस्कार पहला यानी सीके नायडू लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया
के श्रीकांत को, कृष्णामचारी कृष्णकांत के श्रीकांत को, और किसे दिया गया बता चुके हैं ऑफलाइन क्लास में, और दिया गया है अंजुम चोपड़ा को। अंजुम चोपड़ा को, तो 2 लोगों को दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि सौरव गांगुली के बारे में एक पॉइंट आपको और याद रखना चाहिए। सौरव गांगुली से रिलेटेड ये पूरा एक पॉइंट ये याद रखना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक के लिए सद्भावना राजदूत कौन है? गुडविल एम्बेसडर टोक्यो ओलंपिक के लिए सद्भावना राजदूत, तो ये आपके सौरव गांगुली हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष। इन्हें टोक्यो ओलंपिक के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राजस्थान का वह शहर जहां पर नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया, लिखिएगा। राजस्थान का वह शहर जिसे नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया। राजस्थान का वह शहर जिसे नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया, जानते हैं तो बताइएगा। राजस्थान का वह शहर जिसे नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया। देखिए ये शहर है जयपुर। जयपुर, और जयपुर का मुख्य रूप से अगर आप बोल सकते हैं तो जयपुर में एक जगह है जिसे बोलते हैं परकोटे। परकोटे, जयपुर के परकोटे पर नो कंस्ट्रक्शन जोन इसे घोषित कर दिया गया है। और ये क्यों घोषित किया गया? आप सबको मालूम है यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे शामिल किया था, और जयपुर शहर जब शामिल कर लिया गया, पहला शहर कौन सा था? अहमदाबाद। दूसरा था आपका जयपुर। जब जयपुर ने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शहर में इसे शामिल कर लिया गया, भारत से शामिल होने वाला ये दूसरा शहर था, जबकि पहला था अहमदाबाद। तो यहाँ से नोट रखिएगा, यूनेस्को ने जब इसे घोषित कर दिया तो यूनेस्को की गाइडलाइन एक आ गई, और यूनेस्को की गाइडलाइन में ये कहा गया था कि यहाँ पर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन अब नहीं किया जा सकता, इसलिए जयपुर के परकोटे को नो कंस्ट्रक्शन जोन के रूप में घोषित कर दिया गया है। और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी क्यों किया गया, यूनेस्को की वजह से, क्योंकि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे जारी कर दिया था। इसके बाद जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो राजस्थान के संबंध में बात कर लें तो राजस्थान के इस समय सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम तो सब लोगों को मालूम है, इनका नाम है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर का भी नाम सबको मालूम है, कलराज मिश्र। इसके बाद अगली बात यहाँ से पूछी जा सकती है कि राजस्थान के ही कोटा से बिलोंग करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष। कोटा लोकसभा सीट से चुन करके आए हैं, और ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है ओम बिड़ला।
ओम बिड़ला, ये भी आपके राजस्थान से ही रिलेटेड है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अभी ओम बिड़ला एक काम के लिए और भी हाईलाइटेड थे। इन्होंने राजस्थान के कोटा से ही एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान का प्रारंभ कोटा से ही किया था इन्होंने, और किसने इसका उद्घाटन किया था? ओम बिड़ला ने, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद राजस्थान को याद रखने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, अभी हमने लास्ट टाइम पे लिखाया था आपको, राजस्थान की ही एक महिला थी जिन्हें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इनका नाम था मनीषा कुलश्रेष्ठ। मनीषा कुलश्रेष्ठ को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका नाम भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इनकी रचना क्या थी? तो इनकी रचना का नाम था स्वप्न पास। ये क्वेश्चन आ चुका है 2 परीक्षाओं में ऑलरेडी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। राजस्थान से ही अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 2019 में मिस इंडिया भी राजस्थान से ही थी। 2019 में मिस इंडिया राजस्थान से ही थी। ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। इनका नाम बताइएगा, इनका नाम क्या था? ये काफी हाईलाइटेड थी, इनका नाम था सुमन राव। ये भी नोट कर रखिएगा, सारी चीजें रिवाइज करते जाइएगा अगर याद है आपको। जैसे राजस्थान से ही आपको याद रखना चाहिए, एक क्वेश्चन और है कि राजस्थान से ही थी आपकी जिन्हें चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया था। चेंज मेकर पुरस्कार भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला जिन्होंने चेंज मेकर पुरस्कार जीता था। इनका नाम बताइएगा। हमने लास्ट टर्म जब ऑफलाइन में लिखाया था तब इनका नाम बताया था। इनका नाम था पायल जांगिड़। पायल जांगिड़, इन्हें चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया था। और आपको शायद मालूम होगा जब प्रधानमंत्री आपके जब आपके प्रधानमंत्री यूएनओ की बैठक के संबंध में अमेरिका गए हुए थे, जहाँ पर हाउडी मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, वहीं पर हमने लिखाया था आपको चेंज मेकर पुरस्कार के बारे में भी। तो पिछले पन्ने जब पलटाओगे तो वहां पर आपको ये लिखा मिलेगा। चेंज मेकर पुरस्कार किस फाउंडेशन ने दिया था? तो ये आपको याद होगा शायद, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से इन्हें दिया गया था। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट रखिएगा। इसके बाद जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र बनाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी आपका राजस्थान है, नोट कर लीजिएगा। ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र बनाने की घोषणा करने वाला राज्य राजस्थान। नोट रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़े। इसके बाद जैसे राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं घूमर। राजस्थान का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं केवलादेव घाना। केवलादेव घाना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जैसे राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राजकीय पक्षी बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संकटग्रस्त की सूची में है, विलुप्त प्राय होने वाला है। इसका नाम बताइएगा। इसको वहां पर लोकल लैंग्वेज में भारत में इसे गोदावण कहा जाता है, या इसे इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये राजस्थान का राजकीय पक्षी। इसके बाद जैसे कि आप लोग राजस्थान में खारे पानी की बहुत सी झीलें हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, तो इन्हें किस नाम से, ये कौन सी प्रमुख झील है बताइएगा? सांबर झील। सांबर झील भी आपकी राजस्थान में है।
भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? थार। ये कहाँ पर स्थित है? ये भी राजस्थान में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट आपको राजस्थान से याद रखने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, खेलो इंडिया वीमेंस हॉकी लीग अगला क्वेश्चन है, पहली अंडर 21 खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग का आयोजन कहाँ होगा? पहली अंडर 21 खेलो इंडिया विमेन हॉकी लीग का आयोजन कहाँ पर होगा? तो आयोजन के संबंध में याद रखिएगा, ये प्रतियोगिता 3 चरण में होनी है। ये प्रतियोगिता 3 चरण में होगी। इसमें पहला चरण जो होगा वो न्यू दिल्ली में होगा। पहला चरण नई दिल्ली। दूसरा चरण कहाँ पर आयोजित होगा? दूसरा चरण इसका बंगलुरु में होगा। दूसरा चरण बंगलुरु में होगा। तीसरा चरण कहाँ पर होगा? तीसरा चरण इसका भुवनेश्वर में होगा। तीसरा चरण भुवनेश्वर में इसका आयोजित किया जाएगा। भुवनेश्वर से लास्ट टर्न हमने बताया था, पिछले वीडियो में आप सबने पढ़ा भी होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था भुवनेश्वर का उपनाम क्या है? तो इसे स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भुवनेश्वर से ही हमने आपको पॉइंट बताया था कि इस बार पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ? खेलो इंडिया से आपको याद रखना है। खेलो इंडिया के बारे में हम 2 पॉइंट और बता चुके कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ पर हुए? तो ये भी भुवनेश्वर में हुए थे। इसके बाद हमने बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए थे? तो ये असम में हुए थे। और असम में कहाँ पर? तो असम के गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में हुए थे। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम था हमने बताया था, ये पहला संस्करण था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये तीसरा संस्करण था। इसके बारे में हमने पूरा डिटेल्ड बताया है आपको। तो ये पिछले हैं आपके क्वेश्चन, इनको भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है, डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए भारत सरकार ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बताइएगा। डोर स्टेप डीजल डिलीवरी के लिए कौन सा? तो इसका नाम है ऐप का फ्यूल हमसफर। फ्यूल हमसफर, नोट कर लीजिएगा, फ्यूल हमसफर। डीजल डिलीवरी के लिए हमने आपको पॉइंट लिखा है, फ्यूल हमसफर हो गया। फ्यूल हमसफर के साथ साथ डीजल से एक पॉइंट हमने और लिखाया था कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने, अभी हमने कुछ दिन पहले पॉइंट लिखाया था, भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक विशेष विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया गया था। भारत के किस शहर में? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विशेष विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया गया था। इस विंटर ग्रेड डीजल की हमने खास बात भी बताई थी कि जैसे लद्दाख में लोवेस्ट टेम्परेचर पहुंच जाता है -30, उसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल डीजल है वो जम जाता है।
इन्होंने जो विशेष विंटर ग्रेड डीजल लॉन्च किया था वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जमता नहीं था। तो विशेष विंटर ग्रेड डीजल कहाँ लॉन्च हुआ, अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा उसी जगह, विशेष विंटर ग्रेड डीजल। ये किसने लॉन्च किया था, तो आपके गृह मंत्री ने लॉन्च किया था। और कहाँ के लिए था ये, लद्दाख में। लद्दाख के बारे में हम आपको बहुत बार बता चुके, पहले ये आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। जब जम्मू कश्मीर के अंतर्गत इसे जोड़ा जाता था तो जम्मू कश्मीर में जिले आते थे 22, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बन जाने के बाद उसमें आते हैं 20 जिले, जबकि लद्दाख के अंतर्गत आते हैं 2 जिले। 2 जिले में कौन कौन से, तो पहला एक जिला लिया जाता है इसमें लेह, और दूसरा लिया जाता है कारगिल। तो ये भी नोट रखिएगा, ये 2 जिले प्रमुख रूप से लद्दाख के। उम्मीद है यहाँ तक की क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।